अमेज़न नदी के रूप में बहती थी। इस समय ये नदी कांगो नदी प्रणाली का ही एक हिस्सा थी। लेकिन लगातार होती पृथ्वी की प्लेटों की हलचल के कारण एक बार फिर से 80 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर बने दोनों महाद्वीप अलग अलग हो गए और फिर जन्म हुआ एंडीज पर्वत श्रृंखला का। इस समय जहां आज दक्षिणी अमेरिका है, उस जगह की विवर्तनिक प्लेटों में हलचल होने लगी। इन प्लेटों की हलचल के कारण दक्षिण अमेरिका के नीचे की टेक्टोनिक प्लेटों में भी काफी हलचल होने लगी और वे पास पास आने लगी। जब ये प्लेटें आपस में टकराई तो इसके कारण इनके ऊपर का भूभाग एक जगह पर इकट्ठा होने लगा और उसमें उभार आने लगा। टेक्टोनिक प्लेटों और विवर्तनिक प्लेटों का कुछ हिस्सा आपस में फोल्ड होते हुए एंडीज पर्वत श्रृंखला के रूप में अस्तित्व में आया। इस समय एंडीज पर्वत के अस्तित्व में आने के बाद ब्राजीलियन और गुयाना बेडरोक की शील्ड भी एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। जब ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, तो इसके कारण प्रोटो अमेज़न नदी का आकार घटने लगा। लगातार घटते प्रोटो अमेज़न नदी के आकार के कारण अमेज़न नदी का बेसिन तेजी के साथ घटने लगा। कुछ ही सालों में अमेज़न नदी का मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया और अब अमेज़न नदी एक समुद्र में बदल गई। ये अंतर्देशीय समुद्र समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए एक मीठे पानी की दलदली झील में बदल गए। पहले अमेज़न नदी के समुद्र में बदलने के समय जो जीव जंतु इस नदी में पाए जाते थे, वे अब समुद्र के खारे पानी के परिवेश में अपने आप को ढाल चुके थे। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे अंतर्देशीय समुद्री पानी से इसका समुद्रीपन जाता रहा और ये एक मीठे पानी की दलदली झील में धीरे धीरे बदलने लगी, जिसके कारण इसमें रहने वाले जीव जंतु भी समय के साथ अपने आप में परिवर्तन करने लगे। और जब ये पूरे तरीके से एक मीठी झील बन गई, तब इसमें पाए जाने वाले सभी जीव अपने आप को पूरी तरह से मीठे पानी में रहने लायक बना चुके थे। लेकिन आज से लगभग 10 से 11 मिलियन साल पहले जब पृथ्वी पर ग्लेशियर युग का दौर आया, तब समुद्र का जल स्तर गिर गया, जिसके कारण बनी ये विशाल अमेज़न झील बह गई। झील के बहने के कारण ये एक नदी में परिवर्तित हो गई। इस तरह से पहली बार आज से लगभग 11 मिलियन साल पहले अमेज़न नदी अस्तित्व में आई। उस समय अमेज़न नदी का बहाव पूर्व दिशा की ओर था, जिसके कारण अमेज़न नदी के पानी से पोषण पाकर अमेज़न नदी के दोनों तरफ विशाल अमेज़न वर्षा वनों का विकास हुआ। ऐसा माना जाता है कि जब एंडीज पर्वत अपने आकार को बढ़ाने लगा और टेक्टोनिक प्लेट्स की गति और क्षेत्र में भूकंप आने वाले भूकंप बढ़ने लगे, तो अमेज़न नदी की दिशा ही बदल गई और पूर्व की तरफ बहने वाली नदी पश्चिम दिशा में बहने लगी। एंडीज पर्वत श्रृंखला के लगातार आकार के बढ़ने के कारण ये मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया और बहती अमेज़न नदी ने अपना दूसरा मार्ग निकाल लिया। इस तरह से अमेज़न नदी पश्चिम की तरफ बहने लगी। जहां पहले अमेज़न नदी प्रशांत महासागर में गिरती थी, अभी अपना सफर अटलांटिक महासागर में पूरा करने लगी। अमेज़न नदी पर काफी सालों तक लगातार रिसर्च होती रही और इस रिसर्च ने साल 2011 में चौंकाने वाले खुलासे किए। इसमें बताया गया कि अमेज़न नदी के समांतर भी एक बहुत बड़ा जल भराव क्षेत्र है, जिसे हमजा नदी क्षेत्र कहा जाता है। जिस तरह से अमेज़न नदी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, ठीक उसी तरह से ये नदी काफी रहस्य से भरी हुई है। उन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य ये है कि आज तक अमेज़न नदी की वास्तविक लंबाई पर विद्वानों में काफी मतभेद है। समय समय पर किए जाने वाली रिसर्च और खोज के आधार पर अमेज़न नदी की अलग अलग लंबाइयां मिलती रही है। ऐसा इसलिए हुआ कि अनेक विद्वानों का अमेज़न नदी के उद्गम को लेकर के अलग अलग मत है और इन अलग अलग मतों के कारण अमेज़न नदी की लंबाई भी अलग अलग है। समय के साथ होती रिसर्च के कारण अलग अलग होती लंबाई ने अमेज़न नदी को एक बार तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी से भी ज्यादा लंबाई की नदी बना दिया था। हर एक नदी का एक मुख्य स्रोत होता है, जहां पर पूरी दुनिया से बहने वाली अधिकतम नदियां ग्लेशियरों से निकलती हैं, तो वहीं कुछ नदियां बारिश में पहाड़ों से निकलने वाले पानी से शुरू होती हैं और बारिश के खत्म होने के बाद ही खत्म हो जाती है।
तो वहीं कुछ नदियों का निर्माण अलग अलग नदियों के एक जगह संगम के कारण होता है। तो वहीं कुछ नदियों का जन्म पहाड़ों या जमीन से फूटने वाले झरनों से होता है। इस तरह से अलग अलग मानक बिंदुओं से पूरी दुनिया में नदियों के उद्गम स्थान को पहचाना जाता है। लेकिन अमेज़न नदी के मामले में ये काफी सस्पेंसिव है। अमेज़न के वर्षा जंगलों में पाई जाने वाली अमेज़न नदी दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक मानी जाती है। इसका मतलब है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी नील और अमेज़न नदी बहुत सारी नदियों के एक साथ मिलने से बनती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दुनिया की सबसे विशाल नदियां एक ही पोस्ट से नहीं निकल सकती। तो सवाल ये आता है कि कोई नदी कहाँ से निकलती है, इसके बारे में कैसे जानकारी प्राप्त की जाए। जियोग्राफी में अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि जहाँ से पानी की धारा सबसे ज्यादा ताकतवर होती है, वही उस नदी का उद्गम स्थान कहलाता है। लेकिन सदियों से कुछ लोगों को ऐसी परिभाषा पर सवालिया निशान खड़े करते भी देखा गया है, क्योंकि उनका मानना है कि मौसम बदलने के साथ साथ नदियों की धारा में पानी की मात्रा बदलती रहती है। तो क्या इससे ये माना जाए कि मौसम के अनुसार नदियों के उद्गम स्थान भी बदलते रहते हैं? लेकिन जियोग्राफी में किसी भी नदी के उद्गम स्थान को एक साथ एक ही दिन के आंकड़ों से तय नहीं किया जा सकता। कोई नदी कहाँ से उद्गम होती है, ये जानने के लिए हमें कई वर्षों की उसमें पानी की मात्रा के आंकड़े चाहिए होते हैं। इस परिभाषा में बदलाव तब आया जब नक्शे बनाने वाले कार्टोग्राफर ने नदियों की लंबाई के अनुसार उन्हें नक्शे पर दिखाना शुरू किया। इस हिसाब से नदियां कहां से निकलती है और कहां जाकर मिलती है, यही नदियों की लंबाई मानी जाने लगी। इस तरह से एक बार फिर से दुनिया के सामने नदियों के उद्गम स्थान के लिए दो अलग अलग परिभाषाएं सामने आई। यदि नक्शे बनाने वाले के हिसाब से देखा जाए तो नदी चाहे छोटी हो या बड़ी, उसका उद्गम स्थान एक ही होता है, जिससे नदी की लंबाई भी बढ़ जाती है। तो वहीं जियोग्राफी के वैज्ञानिकों का मानना है कि जहां पानी की धारा बहुत ज्यादा होती है, वही नदी का उद्गम स्थान होता है। तो इस हिसाब से नदी का आकार कम हो जाता है, और यही कारण है कि परिभाषा में अलग अलग तथ्यों को बल देने के कारण दुनिया की अनेक नदियों के उद्गम स्थान के बारे में आज भी सस्पेंस बना हुआ है। एक ऐसा ही सस्पेंस हमें अमेज़न नदी के बारे में भी देखने को मिलता है। पूरी दुनिया में अमेज़न नदी की लंबाई 4,200 किलोमीटर से लेकर 7,000 किलोमीटर तक मानी जाती है, जिसके कारण इसे दुनिया की सबसे लंबी नदी भी माना जाता है। अमेज़न नदी दक्षिण अमेरिका के 8 देशों से होकर गुजरती है। ये 8 देश हैं: ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। 8 देशों से गुजरने वाली इतनी बड़ी नदी के बारे में पिछली एक सदी से समय समय पर अलग अलग मापदंडों के द्वारा इसकी लंबाई अलग अलग मापी जाती रही है, लेकिन आज तक पूरी दुनिया में अमेज़न नदी की लंबाई के बारे में एक राय नहीं बन सकी है। ऐसे ही प्रयास 1707 में एक भूगोलविद फादर फ्रिज ने किया था। उन्होंने अमेज़न नदी का एक नक्शा बनवाया और इसे छाप दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि अमेज़न नदी लोरी कोटा झील से निकलती है, और बताया कि अमेज़न नदी की सहायक नदी मारा नॉन इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। मारा नॉन नदी पेरू में बहती है। इस हिसाब से अमेज़न नदी का उद्गम स्थान पेरू में है, क्योंकि उनका मानना था कि अमेज़न नदी में सबसे ज्यादा पानी मारा नॉन नदी से ही आता है, और इस कारण से इसे ही अमेज़न नदी का उद्गम स्थान माना जा सकता है। लेकिन इस बात पर भी आज तक पूरी दुनिया में आम राय नहीं बन पाई है। ऐसी ही एक कोशिश 20वीं शताब्दी के दौरान हुई, जब अनेक खोजकर्ताओं ने पाया कि अमेज़न नदी की शुरुआत पेरू की एपुरिमेक नदी से होती है। लेकिन इस बात पर भी आज तक पूरी दुनिया में सभी भूगोलवेता एक राय नहीं बना पाए। वहीं आज भी इस पर एक विवाद की स्थिति बनी हुई है। ठीक इसी तरह से पूरी दुनिया में अमेज़न नदी के उद्गम स्थल के साथ साथ सहायक नदियों को लेकर के भी मतभेद पैदा हो गया है। कोई किसी नदी को सहायक नदी मानता है, तो कोई किसी नदी को सहायक नदी नहीं मानता है। इस कहानी में एक बार फिर से नया मोड़ तब आया जब 1960 में पेरू के ही एक भूगोलविद ने घोषणा की कि पेरू की एपुरिमेक नदी का उद्गम स्थान पेरू में नेवादो मिस्सी नाम की जगह से होता है, और इस कारण से अमेज़न नदी का यही उद्गम स्थान हो सकता है। 1960 के दशक में इस तरह के विचार रखने वाले भूगोल विज्ञानी थे
कार्लोस पेन हेरारा डेल एगाइला। कार्लोस पेन हेरारा डेल एगाइला के सिद्धांत को ही आज अमेज़न नदी का मुख्य उद्गम स्थान माना जाता है, लेकिन इस पर भी अधिकतर वैज्ञानिक आज भी सहमत नहीं होते हैं। इस कहानी में साल 2000 में फिर से एक नया मोड़ आया। तब ये कहा गया कि अमेज़न नदी का उद्गम स्थान पेरू में कारहू असांता से होता है। पेरू में स्थित ये जगह एपुरिमेक नदी से ऊपर स्थित है और यही वो स्थान है जहां से अमेज़न की सहायक नदी एपुरिमेक का उद्गम होता है। यही कारण है कि आज अमेज़न नदी का उद्गम स्थान यहीं से माना जाता है। लगातार अमेज़न नदी का उद्गम स्थान समय समय पर बदलता रहता है। ये विवाद यहीं पर नहीं रुका। एक बार फिर से इस विवाद ने हवा लेना शुरू किया और साल 2014 में जेम्स कॉन्स ने कहा कि जिस पॉइंट को पूरी दुनिया अमेज़न का उद्गम स्थान मानती है, उसे अब बदल दिया जाना चाहिए, क्योंकि पानी की मात्रा की उपस्थिति के आधार पर देखा जाए तो अमेज़न की सहायक नदी पेरू की ही दूसरी नदी मंतारो नदी है, क्योंकि ये नदी वर्ष भर पानी से भरी रहती है और साथ ही साथ ये वर्ष भर बहती भी रहती है। अगर पानी की मात्रा के आधार पर देखा जाए तो इस नदी में दूसरी किसी भी नदी से ज्यादा पानी होता है और यही कारण है कि जेम्स कॉन्स का मानना है कि मंतारो नदी ही अमेज़न नदी का निर्माण करती है। जेम्स कॉन्स ने अपनी खोज साल 2012 में शुरू की थी। अपनी इस खोज में जेम्स कॉन्स ने अमेज़न की सहायक नदी मानी जाने वाली एपुरिमेक और मंतारो नदी का उपग्रह की सहायता से काफी सालों तक अध्ययन किया। जेम्स कॉन्स ने जब इन दोनों नदियों की उपग्रह से ली गई तस्वीरों का अध्ययन किया तो पाया कि मंतारो नदी एपुरिमेक नदी से करीब करीब 75 किलोमीटर से लेकर के 77 किलोमीटर ज्यादा बड़ी है। इसलिए जेम्स कॉन्स कहते हैं कि मंतारो नदी ही अमेज़न नदी का उद्गम स्थान है और इसके कारण अमेज़न नदी की लंबाई 77 किलोमीटर तक बढ़ गई है। लेकिन अभी भी लोग जेम्स कॉन्स की इस बात से सहमत नजर नहीं आते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मंतारो नदी साल के अधिकतर महीनों तक लगभग सूखी ही रहती है। जब इस नदी पर साल 1972 में बांध बनाया गया तो इसके कारण इस नदी की धारा बदल गई और इससे नदी का पानी काफी कम हो गया। लेकिन जेम्स कॉन्स का कहना है कि चाहे नदी का पानी कम हो जाए, लेकिन फिर भी मंतारो नदी में थोड़ा ही सही, लेकिन पानी तो रहता ही है। ये विवाद आज तक जारी है और कोई नहीं जानता कि अमेज़न नदी का वास्तविक उद्गम स्थल कहाँ है और अमेज़न नदी की वास्तविक लंबाई कितनी है, और ना ही हम ये जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी है या अमेज़न नदी है। अपने विशाल आकार के कारण अमेज़न नदी अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। जैव विविधता के मामले में अमेज़न के वर्षावन और अमेज़न नदी काफी समृद्ध है। अमेज़न नदी का लगभग 54 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ बेसिन अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा जल बेसिन है। अभी तक मिले परिणामों के आधार पर अमेज़न नदी के बेसिन में मछलियों की लगभग 3000 प्रजातियों को खोजा जा चुका है। इसके अलावा लगातार यहाँ पर खोज जारी है और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर ये संख्या काफी ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा इस नदी में केकड़े, शैवाल और कछुओं की भी हजारों प्रजातियां पाई जाती है और भविष्य में भी उम्मीद की जाती है कि यहाँ पर इनकी प्रजातियां और भी ज्यादा मिलने वाली है। अमेज़न नदी में स्तनधारियों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती है। अमेज़न नदी डॉल्फिन की एक विशेष प्रजाति का घर है, जिसे अमेज़न नदी डॉल्फिन कहा जाता है। ये लगभग 83 फीट तक की लंबाई में होती है और इसकी त्वचा का रंग इसकी उम्र के साथ लगातार बदलता रहता है। युवावस्था में अमेज़न नदी की डॉल्फिन का रंग हरा होता है, लेकिन लगातार उम्र बढ़ने के साथ साथ गुलाबी होते हुए अंत में ये सफेद रंग की हो जाती है। ब्राजील में डॉल्फिन को वोटो मछलियां कहा जाता है। डॉल्फिन मछली के बारे में यहाँ पर स्थानीय नागरिकों के बीच में एक कहानी प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये मछलियाँ किनारे पर आकर सुंदर स्त्रियों में बदल जाती हैं और नागरिकों को अपनी सुंदरता में बहकाकर उन्हें नदी की गहराइयों में लेकर चली जाती है। इसके अलावा अमेज़न नदी में डॉल्फिन की एक और प्रजाति पाई जाती है, जिसे टक्कू किक्स कहते हैं। ये अमेज़न नदी और इसकी सहायक नदियों के बेसिन के साथ साथ दक्षिण अमेरिका में फैले तटीय क्षेत्रों में भी पाई जाती है। इसके अलावा अमेज़न नदी के मीठे पानी में अमेज़ोनियम मैनिट नाम की मछलियां भी पाई जाती हैं।
इन मछलियों को यहाँ पर सीको कहा जाता है। ये मछलियाँ मीठे पानी में ही पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये एक छोटे से जल क्षेत्र में ही पाई जाती है, जिसके कारण इनकी संख्या में काफी ज्यादा कमी पाई गई है और इस कारण इन्हें संरक्षण किए जाने वाली संकट का सामना कर रही प्रजातियों में शामिल किया गया है। अमेज़न नदी और इसकी अनेक सहायक नदियों के कारण ये काफी विशाल जल क्षेत्र का निर्माण करती है। इस विशाल जल क्षेत्र के कारण यहाँ पर काफी संख्या में जल में शिकार करने वाले शिकारी जानवर भी पाए जाते हैं। इस कारण अमेज़न नदी के जल बेसिन क्षेत्र से लेकर के अमेज़न नदी की सभी सहायक नदी का पानी यहाँ पर पाए जाने वाले उदबिलाव का सबसे सुरक्षित घर माना जाता है। इसकी शिकार की प्रवृत्ति और मांसाहारी जानवर होने के कारण इसे रिवर वुल्फ के नाम से भी इस क्षेत्र में जाना जाता है। ये पानी में रहने वाली मछलियों को अपना शिकार बनाता है। पानी में रहने वाली पिरान्हा मछली इन उदबिलाव का सबसे पसंदीदा भोजन होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर पाई जाने वाली मछलियों की ये प्रजाति मनुष्यों के लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन लगातार कम होते पानी और घटते जंगलों के कारण इनकी संख्या में कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा अमेज़न के जंगलों में बढ़ते मानवीय दखल के कारण भी इनका बेहताश शिकार होने लगा है और इसके कारण इनकी संख्या बहुत ही तेजी के साथ घटने लगी है और इन्हें भी संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल कर लिया गया है। अमेज़न नदी पानी में पाए जाने वाले सांपों की प्रजाति के निवास के लिए सबसे बेहतरीन जगह मानी जाती है। अमेज़न नदी के उथले पानी में अनेक प्रकार के सरीसृप की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर पानी में रहने वाला सबसे लंबा सांप एनाकोंडा पाया जाता है, जिसे अमेज़न नदी के उथले पानी में अपने नथुने को पानी की सतह के ऊपर रखकर तैरते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा इस नदी के पानी में रहने वाला सबसे खतरनाक शिकारी कीमैन भी पाया जाता है। ये छिपकली की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि कीमैन इस नदी में पिछले 8 करोड़ सालों से पाए जाते हैं। इस नदी के जन्म से पहले ही कीमैन की प्रजाति ने इस जल क्षेत्र पर अपना राज करना शुरू कर दिया था। ये इस पानी में पाया जाने वाला सबसे फुर्तीला और सबसे खतरनाक शिकारी जानवर माना जाता है। पानी में रहने वाला ये जीव लगभग 5 मीटर तक लंबा होता है और लगभग 500 किलो वजन का होता है। अमेज़न नदी के इस उथले पानी में हरे रंग के एनाकोंडा भी पाए जाते हैं, जो पानी में रहने वाले अजगरों की एक प्रजाति है। ये एक ऐसी प्रजाति है जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न के वर्षा वन में बहने वाली अमेज़न नदी के उथले पानी में पाए जाते हैं। अमेज़न नदी मछलियों की हजारों प्रजातियों का सबसे अनुकूल घर माना जाता है। पूरी दुनिया में अमेज़न नदी ही एक ऐसी नदी है जहां पर यहाँ मछलियों की विशाल प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रकृति का ऐसा अद्भुत नजारा आज तक किसी भी नदी के जल बेसिन में नहीं देखा गया है। यहाँ अभी तक लगभग 5,600 प्रकार की मछलियों की प्रजाति खोजी जा चुकी है, लेकिन ये खोज आज भी जारी है और हर रोज वैज्ञानिक मछलियों की अनेक प्रजातियों को खोजने का काम कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि अमेज़न नदी में मछलियों की इतनी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं कि हर साल यहाँ पर मछलियों की 50 नई प्रजातियां खोज ली जाती हैं। अमेज़न के जल की इस जैव विविधता के भरे क्षेत्र में अरपाइमा नाम की मछलियां पाई जाती हैं। इन्हें ब्राजील में पिरारुकू के नाम से जाना जाता है। मछलियों की ये प्रजाति मीठे पानी में ही पाई जाती है। इसे दुनिया की ऐसी सबसे बड़ी मछली माना जाता है जो मीठे पानी में पाई जाती है। यहाँ पर पाई जाने वाली अरपाइमा 15 फीट तक लंबी होती है। इसके अलावा यहाँ पर अरोवाना और खतरनाक पिरान्हा मछलियाँ बड़ी मात्रा में पाई जाती है। इस पानी में पाई जाने वाली ये मछलियाँ शिकारी मछलियाँ मानी जाती है। इन मछलियों में से अरोवाना सबसे बड़ी शिकारी मछली मानी जाती है, जिसका आकार लगभग 47 इंच तक होता है। अमेज़न नदी के इस उथले पानी में पिरान्हा मछलियों की 30 से लेकर के 60 प्रजातियां पाई जाती हैं। इन्हें सर्वाहारी मछलियां माना जाता है। ये मछलियां नदी के पानी में आने वाले जानवरों को अपना शिकार बना लेती हैं और इन मछलियों की कुछ प्रजातियां तो मनुष्यों को भी अपना शिकार बना लेती हैं। मनुष्यों का शिकार करने वाली सबसे खतरनाक पिरान्हा मछली लाल पिरान्हा यहाँ काफी संख्या में पाई जाती है।
अमेज़न नदी के हर कदम पर जलीय दुनिया काफी आश्चर्य से भरी मिलती है। इसे देखकर लगता है कि प्रकृति ने इसे काफी मन से बनाया है, क्योंकि यहाँ पर जलीय जीवों की इतनी प्रजातियां पाई जाती हैं कि आप गिनते गिनते गिनती ही भूल सकते हैं। अमेज़न नदी में कैटफिश की भी एक प्रजाति पाई जाती है, जो कैटफिश की 1200 प्रजातियों में से एक मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कैटफिश की दूसरी प्रजाति कुमा कुमा भी पाई जाती है। ये मछली अपने आकार और वजन की वजह से इस प्रजाति की सबसे बड़ी मछलियों में से एक मानी जाती है। कुमा कुमा मछली का आकार अमेज़न नदी में लगभग 12 फीट तक पाया जाता है, तो वहीं इसका वजन 200 किलोग्राम तक पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अपने आप को शिकार से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का प्रयोग करने वाली खतरनाक इलेक्ट्रिक ईल भी पाई जाती है। इस नदी में ऐसी इलेक्ट्रिक ईल की 100 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अमेज़न नदी दिखाई देने वाली बड़ी बड़ी मछलियों से लेकर छोटी छोटी मछलियों का ही घर है। ऐसा भी नहीं है कि ये कैमिन जैसे विशालकाय सरीसृप से लेकर के विशालकाय एनाकोंडा सांप का ही घर है, बल्कि इसके इस मीठे और उथले पानी में अनेक प्रकार के मैक्रोबायोटा भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पानी में पाए जाने वाले इन मैक्रोबायोटा पर आज तक बहुत ही कम रिसर्च हुई है, लेकिन फिर भी अमेज़न नदी में इनकी भी कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ मिलने वाले मैक्रोबायोटा में से कुछ प्रमुख मैक्रोबायोटा इस प्रकार हैं: क्रेना चिरियोटा, गैमा प्रोटोबैक्टीरिया, अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया, बीटा प्रोटोबैक्टीरिया प्रमुखता से पाए जाते हैं। इस विशाल अमेज़न नदी की करीब 1100 से भी ज्यादा सहायक नदियां हैं। इन 1100 सहायक नदियों में से करीब 12 नदियां तो ऐसी है जो 1500 किलोमीटर लंबी है। इनमें से कुछ नदियां इस प्रकार है जो अमेज़न की सहायक नदियां हैं और काफी विशाल है। मदीरा नदी ये ब्राजील की सबसे प्रमुख नदी है और इसकी लंबाई करीब 3250 किलोमीटर है। पुरुष नदी ये भी ब्राजील से निकलने वाली नदी है और इसकी लंबाई करीब 3210 किलोमीटर है। ये नदी भी अमेज़न की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। इनके अलावा अमेज़न नदी में चपुरा नदी भी मिलती है, जो 2820 किलोमीटर लंबी है। टोंकेटिन्स 2639 किलोमीटर लंबी है। अर्गुआया नदी, जो कि टोंकेटिन्स की प्रमुख सहायक नदी में से एक मानी जाती है, ये यहाँ अमेज़न की भी सहायक नदी है और इसकी लंबाई 2627 किलोमीटर है। जरुआ नदी, जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। रियो निग्रो की लंबाई 2250 किलोमीटर। तपजोस, जिसकी लंबाई 1992 किलोमीटर। इक्को, जिसकी लंबाई 1979 किलोमीटर। उकायाली 1900 किलोमीटर लंबी नदी है। गुआपोरे 1749 किलोमीटर लंबी और ईका 1575 किलोमीटर लंबी अमेज़न की सहायक नदी है। अमेज़न नदी की अनेक सहायक नदियों के होने के कारण ये दुनिया का सबसे बड़ा जल बेसिन क्षेत्र का निर्माण करती है। दक्षिणी अमेरिका का 40% इलाका अमेज़न नदी के जल बेसिन क्षेत्र में आता है, जो 70,50,000 किलोमीटर लंबा है। अमेज़न नदी में वर्ष भर बहने वाले पानी के कारण